नमस्कार, महीनान के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, इसके जरिए हम आपको ऐसी खबरें भी बताते हैं। तो फिर देरी किस बात की, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई तमाम बड़ी सुर्खियों की, और इसमें पहला नाम है डेक्कन गोल्ड माइंस का। इनफैक्ट इस हफ्ते एक दिन तो इस शेयर में 20% का अपर सर्किट लग गया था और शेयर रिकॉर्ड हाई पर भी पहुंच गया था। दरअसल इस कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और कंपनी के हक में फैसला आया है। कर्नाटक के गनजूर गोल्ड प्रोजेक्ट की माइनिंग लीज राइट्स का ये मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के माइनिंग लीज राइट्स के दावे को सही ठहराया है। 2015 से पहले इनको ये माइनिंग लीज राइट्स मिले थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्नाटक में ये जो अटका हुआ प्रोजेक्ट है अब शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। आपको बता दें कि कर्नाटक के प्रोजेक्ट में कंपनी के पास बड़े गोल्ड रिजर्व्स मौजूद हैं। यही कारण है कि 15 जून को जब ये फैसला आया तो डेक्कन गोल्ड माइंस के शेयर में एक समय 20% का अपर सर्किट भी लग गया था। हालांकि जो क्लोजिंग है वो करीब 18% की मजबूती के साथ 192 रुपये 61 पैसे प्रति शेयर के भाव पर देखने को मिली। इस हफ्ते वेदांता के डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी होगी और डीमर्जर के बाद 15 जून को 4 कंपनियों की लिस्टिंग देखने को मिली है। अनुमानित प्राइस के सामने लिस्टिंग कैसी रही है वो आपके सामने, लेकिन आपको बता दें कि 30 अप्रैल को इस डीमर्जर का इंपैक्ट शेयर के ऊपर देखने को मिला था। बोर्ड ने 5 लिस्टेड कंपनियों में डीमर्जर को मंजूरी दी थी, जिसमें एल्यूमिनियम, पावर, स्टील और तेल गैस कारोबार शामिल थे। उनको अलग अलग किया गया था और उसके बाद लिस्टिंग हुई है, जिसके दाम अभी आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर देखे। वेदांता के एक शेयर के बदले में इन 4 कंपनियों का एक एक शेयर होल्डर्स को मिला है। पहले 10 दिन तक ये शेयर T2T यानी कि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में कारोबार करेंगे, यानी कि इन कंपनियों में अगर आप देखेंगे तो आपको या तो डिलीवरी बेचने और खरीदने दोनों के हिसाब से लेकर चलनी होगी। अब महेश ओझा जी मानते हैं कि 35, 40, 45 की रेंज में अगर मिले तो वेदांता पावर के शेयर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और 470 से 80 की रेंज में मिले तो वेदांता एल्यूमिनियम को खरीद सकते हैं। इन शेयरों की अगर आप बातचीत करेंगे तो 15 जून जिस दिन लिस्टिंग हुई तो उस दिन वेदांता एल्यूमिनियम को आप छोड़ दीजिए, बाकी जो 3 कंपनियां हैं उनके शेयर लाल निशान में ही जाकर सेटल होते हुए नजर आए थे। तो चारों कंपनियों में से एक कंपनी ऐसी है जो कि पॉजिटिव साइड पर बंद हुई, लेकिन बाकी 3 कंपनियों में हमने गिरावट के साथ लाल निशान के साथ कारोबार की जो क्लोजिंग है वो बनती हुई देखी थी 15 तारीख को। अगला नाम है आरबीएल बैंक का। एमिरेट्स एनबीडी ने इसमें अपना जो अधिग्रहण का प्रोसेस है उसको पूरा कर लिया। ये एक खबर है। दूसरी खबर ये भी थी कि भाविन लखपतवाला को सीएफओ नियुक्त कर लिया गया है, जिसके बारे में हमने आपको पिछले हफ्ते इनफैक्ट कंपनी नमा के एपिसोड में जानकारी दी भी थी। 12 जून से नए सीएफओ की जो नियुक्ति है वो लागू हो चुकी है। एचडीएफसी बैंक की सीएफओ लीडरशिप टीम में भाविन लखपतवाला शामिल थे और अंशुल जैन जी का मानना है कि शेयर में 399 रुपये का जो टारगेट है वो अभी भी बरकरार है। 15 जून को ये खबर आई थी और उस दिन आरबीएल बैंक के शेयर में अच्छी खासी हलचल देखने को मिली। शेयर करीब 2% की मजबूती के साथ 372 रुपये 65 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। 19 जून यानी कि शुक्रवार को फिर से खबर थी कि एमिरेट्स एनबीडी ने इसमें अपना जो अधिग्रहण का प्रोसेस है उसको पूरा कर लिया है। एमिरेट्स एनबीडी ने 60% हिस्सा इस बैंक का खरीदा है, वो प्रोसेस पूरा हो चुका है। $3.25 बिलियन या करे इंडियन करेंसी की बात करें तो करीब 26,000 करोड़ रुपए का सौदा था, जिसको अंजाम दे दिया गया है। शुक्रवार 19 जून को इस खबर के चलते आरबीएल बैंक के शेयर में करीब 3.25% की बढ़त के साथ 378 रुपये 85 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत देखने को मिला। पूंजी जुटाने की तैयारी में एथर एनर्जी नजर आ रही है। इस कंपनी के बोर्ड ने 2,500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। ये रकम क्यूआईपी, राइट्स इशू और एफसीसीबीज के जरिए जुटाई जा सकती है। अंशुल जैन जी का मानना है कि शेयर में आप बने रहिए। 1100 रुपये का जो टारगेट उन्होंने दिया था उसमें बरकरार है, तो इसको होल्ड करके रखिए। स्टॉक में 1100 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये खबर आई थी 15 जून को। उस दिन आप देखेंगे तो शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिला और आखिर में करीब 127% की गिरावट के साथ 1027 रुपये 40 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये अगला शेयर है जिसने अधिग्रहण के लिए करार किया है। ये दूसरी खबर थी। एक खबर ये थी कि इनकी सब्सिडरी है जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी, जिसने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किया है। 150 मेगावाट का टिडोंग पावर जनरेशन प्रोजेक्ट कंपनी की ओर से पूरा शुरू कर दिया गया है। प्रोजेक्ट शुरू होने से इस कंपनी की कुल क्षमता बढ़कर करीब 13,900 मेगावाट पर पहुंच गई है। साथ ही खबर ये भी थी कोलाहाई इन्फोटेक एंड एसएफआई पार्सल सर्विसेज के साथ इस कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया है।
मारुति क्लीन कोल एंड पावर का 100% हिस्सा खरीदने के लिए करार किया गया है। छत्तीसगढ़ में 300 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट चलाती है मारुति क्लीन एनर्जी, जिसके साथ इन्होंने ये करार किया है। 1410 करोड़ रुपए की रकम में दोनों कंपनियों के बीच में ये सौदा तय हुआ है। अंशुल जैन जी का मानना है कि लंबी अवधि के लिए ये शेयर आप होल्ड कीजिए, 900 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 15 जून को इस शेयर में करीब 1.25% की मजबूती के साथ दोनों खबरों की अगर आप असर देखेंगे तो 566 रुपए 25 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत देखने को मिला। मीशो ने किराना क्लब का अधिग्रहण किया है। B2B ग्रोसरी प्लेटफॉर्म है किराना क्लब, जिसका अधिग्रहण मीशो की ओर से किया गया है और किराना क्लब की एक सब्सिडरी है रिटेल पल्स लैब्स, इसको भी इस अधिग्रहण में शामिल किया गया है। दोनों कंपनियों को 202.08 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा गया है। इससे डिजिटल कॉमर्स में इस कंपनी को विस्तार करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। ये एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन है और इस डील से 40 लाख से ज़्यादा किराना रिटेलर्स का इस कंपनी को एक्सेस मिलेगा। 15 जून को इस खबर के चलते मीशो के शेयर में करीब 1% की बढ़त देखने को मिली। 168 रुपए 53 पैसे का भाव हमने देखा। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने अपना बॉटम भी टच किया था। अगला नाम है किम्स का। बड़ी पूंजी जुटाने की तैयारी में है किम्स। इस कंपनी को लेकर दो खबरें थी इस हफ्ते। पहली ये कि इस कंपनी के बोर्ड ने 77 लाख वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी है। प्रोमोटर ग्रुप को यह वारंट जारी करके 600 करोड़ रुपए की रकम जुटाई जाएगी। इसमें अभिनय बोलेनई और अद्विक बोलेनई इनको ये वारंट जारी किए जाएंगे, जिससे प्रमोटर शेयर होल्डिंग 34.11% से बढ़कर 35.35% पर होती हुई नजर आएगी। 779 रुपए के दाम पर अगले 18 महीने के अंदर ये जो वारंट कन्वर्जन का प्रोसेस है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। 9 जुलाई को शेयरधारकों की मंजूरी के लिए एक EGM भी बुलाई जाएगी। 800 रुपए के पार इस शेयर को खरीदने की राय अंशुल जैन जी ने दी है। वो मानते हैं कि 1000 रुपए के टारगेट के लिए आप इस शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं। 15 जून को इस शेयर में यानी कि किम्स के शेयर में करीब 2% की कमजोरी के साथ 770 रुपए के आसपास कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि शुरुआती कुछ मिनटों में मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत देखने को मिली थी। 17 जून को फिर से खबर थी कि 16 जून को इस कंपनी का जो QIP इशू है वो खुल गया है। QIP का जो फ्लोर प्राइस है 771 रुपए 73 पैसे प्रति शेयर तय किया गया, जो कि उस समय का जो प्राइस था CMP था उससे करीब 2% के डिस्काउंट पर है। QIP के जरिए ये 1500 करोड़ रुपए की रकम जुटाना चाहते हैं, ऐसी खबर निकल के सामने आई थी। 17 जून को इस खबर का इंपैक्ट हमने शेयर पर देखा। उस दिन शेयर में ज़्यादातर समय एक रेंज में कारोबार हुआ, लेकिन बाद में कारोबार के आखिरी घंटे में अच्छी रिकवरी हुई। 2.25% की मजबूती के साथ 796 रुपए 40 पैसे के स्तर पर यह सेटल होता हुआ दिखा। GIC री इसका OFS सरकार ने इस हफ्ते लॉन्च किया, जिसको निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पांस मिला। सरकार ने 5% तक हिस्सा बिक्री के लिए OFS लॉन्च किया इस हफ्ते। OFS का फ्लोर प्राइस 352 रुपए तय किया गया था, जो कि उस समय की प्रिविलिंग प्राइस से 9.1% के डिस्काउंट पर था। कुल इशू साइज 3087.7 करोड़ रुपए का था, यानी कि $326 मिलियन का। 2% हिस्से का बेस ऑफर था और 3% हिस्से का ग्रीन शू ऑप्शन भी तय किया गया था। 16 जून को नॉन रिटेल निवेशकों का हिस्सा खुला था, वो करीब 4.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। उस दिन 16 जून को GIC री के शेयर में आप देखेंगे, क्योंकि डिस्काउंट पर OFS आया था, शेयर में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली 16 जून को, और शेयर 7.5% की गिरावट के साथ 358 रुपए 40 पैसे के स्तर पर सेटल होता हुआ दिखा। 17 जून को खबर थी कि OFS में सरकार ने 3% का जो ग्रीन शू ऑप्शन है उसका विकल्प एक्सरसाइज किया है, क्योंकि नॉन रिटेल निवेशकों का हिस्सा काफ़ी अच्छा भरा था, काफ़ी मजबूत रिस्पांस वहां देखने को मिला था। OFS में कुल मिलाकर 3088 करोड़ रुपए की रकम में 5% हिस्सा सरकार की ओर से बेचा जाएगा। 17 जून को रिटेल निवेशकों के लिए हिस्सा खुला था, उसको ठंडा रिस्पांस मिला। 0.12 गुना ही ये पोर्शन भर पाया था। और अंशुल जैन जी का मानना है कि इसका शेयर का स्ट्रक्चर कमजोर है, इसलिए बड़ी गिरावट जरूर हुई है, लेकिन शेयर को आप अवॉइड करके चलें। 17 जून को GIC री के शेयर में फिर से गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट शुरुआती काफी कमजोरी के साथ हुई, बाद में शेयर रिकवर भी हुआ, लेकिन 1.5% की कमजोरी के साथ 353 रुपए 40 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। AI पर बड़े पैमाने पर HCL टेक की ओर से निवेश किया जा रहा है। दो खबरें थी इस हफ्ते। पहली तो ये कि भारत के लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि LLM सेक्टर में कंपनी ने बड़ा दाव लगाया। इस कंपनी ने सर्वम AI में 10.5% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जताई है। सर्वम AI में करीब 1427 करोड़ रुपए
विदेशी करेंसी की बात करें तो $150 मिलियन का निवेश इस कंपनी की ओर से किया जाएगा। और इस नई फंडिंग से हुआ क्या है कि सर्वम एआई की वैल्यूएशन बढ़कर $1.5 बिलियन पहुंच गई, यानी कि यूनिकॉर्न का दर्जा इसने हासिल कर लिया है। कोई भी कंपनी $1 बिलियन से ज़्यादा की वैल्यू अगर हासिल कर लेती है कोई स्टार्टअप, तो उसे यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। अंशुल जैन जी का मानना है कि आईटी शेयरों की बजाय अगर आप आईटी 20 पर फोकस करें वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरह से आप चाहें तो आईटी सेक्टर में स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। 16 जून को एचसीएल टेक के शेयर में 3.5% के आसपास की मजबूती के साथ ₹1159 के दाम पर कारोबार का अंत देखने को मिला। 19 जून यानी कि शुक्रवार को फिर से ये खबर थी कि चेन्नई में इस कंपनी ने एआई इनोवेशन जोन लॉन्च किया है। एंटरप्राइजेस को इंटेल के जो एआई आधारित प्रोडक्ट्स हैं वो डेवलप और डिप्लॉय करने में इससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी, और इस कंपनी के जो एआई सॉल्यूशंस हैं उनको भी डेवलप और डिप्लॉय करने में इससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो वरुण जोशी जी का मानना है कि आईटी सेक्टर में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो टीसीएस, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एचसीएल टेक, ओएफएसएस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि उनको पसंद हैं। इनको आप 12 से 24 महीने के नज़रिए से खरीद सकते हैं। 19 जून को एचसीएल टेक के शेयर में भारी गिरावट थी क्योंकि एक्सेंचर के नतीजों और गाइडेंस का इम्पैक्ट था, लेकिन बाद में शेयर में रिकवरी भी हुई और शेयर डे हाई के आसपास करीब 2.5% की गिरावट के साथ ₹1131.70 के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ नजर आया। अदानी ग्रुप ने भी एआई सेगमेंट में कदम रख लिया है। जी हां, अदानी एंटरप्राइजेस ने अमेरिका की जाबिल इनकॉर्पोरेट के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। भारत में एआई डेटा सेंटर इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दोनों कंपनियों में ये साझेदारी हुई है। एआई के लिए डेटा सेंटर हार्डवेयर की बढ़ती ग्लोबल मांग को पूरा करना इस साझेदारी का उद्देश्य है। दोनों कंपनियां वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगी और अदानी एनर्जी, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर अगर गिरावट पर मिलते हैं तो वरुण जी का मानना है कि आप इन शेयरों में खरीदारी करके चल सकते हैं। 16 जून को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। उस दिन यानी कि 16 जून को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन बाद में फ्लैट लाइन पर ₹2,943.60 के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। उसी दिन यानी कि 16 जून को ही खबर ये भी थी जो कि अदानी पोर्ट्स से जुड़ी हुई थी कि अदानी पोर्ट्स ने कैलरिस के साथ, जो कि यूएस की एक कंपनी है, एक पार्टनरशिप का विस्तार किया है। एआई की अगुवाई में ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए दोनों कंपनियों के बीच में पार्टनरशिप की गई है और 2030 का एक बड़ा टारगेट है इस ग्रुप का, जिसके तहत कैलरिस के साथ ये पार्टनरशिप बढ़ाई गई है। 16 जून को अदानी पोर्ट्स के शेयर में अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिला। 1% की बढ़त के साथ ये शेयर ₹1822 के दाम पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई रिकॉर्ड पूंजी जुटाने की तैयारी में है। 18 जून को इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है, ऐसा इस हफ्ते खबर निकल के सामने आई थी और इस बोर्ड बैठक में FY27 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में फंड जुटाने के प्रस्ताव के ऊपर विचार किया जाएगा, जिसमें डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स जारी करके फंड जुटाने के ऊपर विचार किया जाएगा। 16 जून को उस दिन जब ये खबर आई थी तो उस दिन एसबीआई के शेयर में हमने देखा कि करीब ½ % की गिरावट के साथ ₹1015.30 के दाम पर कारोबार की समाप्ति हुई। उसके बाद जब 18 तारीख को खबर आई शाम को कि 60,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने पर बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। FY27 के हिसाब से जो पूंजी जुटाई जाएगी वो रिकॉर्ड लेवल पर होगी किसी भी बैंक की ओर से, और इस खुद के बैंक की ओर से भी रुपी और जो डॉलर बॉन्ड्स हैं उसके जरिए ये जो रकम है वो जुटाने के ऊपर बैंक फोकस करेगा, जिससे इस बैंक की जो कैपिटल की सिचुएशन है वो मजबूत होगी, जिसके लिए ये रकम जुटाई जा रही है और घरेलू और विदेशी निवेशकों से ये रकम जुटाई जाएगी। विलय वाला मानती है कि लंबी अवधि के लिए शेयर में 12 से 25% की अपसाइड संभव है और एसबीआई के अलावा कई सारे ऐसे दिग्गज हैं जहां पर उनका मानना है कि अपसाइड काफी अच्छी देखने को मिले क्योंकि करेक्शन काफी अच्छा हुआ है। 19 जून यानी कि शुक्रवार को इस शेयर में फिर से 0.25% की गिरावट हुई। ₹1035.10 के स्तर पर कारोबार सेटल होता हुआ दिखा। यस बैंक के कई ठिकानों पर इस हफ्ते ईडी की ओर से छापेमारी की गई है। एक खबर ये भी थी, साथ में ये खबर थी कि बैंक ने नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के साथ एक साझेदारी की है। कर्ज तक पहुंच बढ़ाने और डिजिटल लेंडिंग के विस्तार के लिए यह साझेदारी की गई है। ग्राहकों को डेट निवेश के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह साझेदारी की गई है। उस दिन यानी कि 16 जून को जब यह खबर आई पार्टनरशिप की, उस दिन शेयर में शुरुआती कुछ मिनटों में तो अच्छी खरीदारी हुई, बाद में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी हुई और ½ % की बढ़त लेकर यह शेयर ₹23.89 के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। 17 जून को खबर थी कि दिल्ली, मुंबई और खंडाला में 17 ठिकानों पर ईडी की ओर से छापेमारी की गई है। सुरक्षा एआरसी यानी कि SARCL और इस बैंक की कथित मिलीभगत की जो जांच है वो की गई है, जिसमें राणा कपूर और सुधीर वालिया समेत कई लोग भी अब जांच के दायरे में आते हुए दिखे हैं। दरअसल इस बैंक को 150 करोड़ रुपए की वसूली करनी थी और इस बैंक ने 1000 करोड़ रुपए की जो संपत्तियां हैं वो SARCL को ट्रांसफर किया है, ऐसा आरोप इस बैंक के ऊपर है। यस बैंक ने किया क्या है कि लोन अकाउंट को पहले NPA घोषित कर दिया
और बाद में जो गिरवी रखी संपत्तियां थी उनको कम कीमत पर बेचा है, जिसका आरोप इस बैंक के ऊपर चल रहा है और इसी वजह से ईडी की ओर से अब छापेमारी की जा रही है। हालांकि स्टॉक में हमने देखा अलग ही चाल बनती हुई दिखी और प्रदीप हल्दर जी पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ मानते हैं कि 28 पार होने पर यह शेयर 34 रुपए तक भी जा सकता है। 21 रुपये 80 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 17 जून को ईडी की छापेमारी के बावजूद शेयर में 5% से ज्यादा का जंप था। शेयर ने 25 रुपए का लेवल पार कर लिया और उसके पार 25 रुपए 11 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। डोम्स इंडस्ट्रीज में इस हफ्ते ब्लॉक डील हुई, जिसके बाद हमने भारी उतार चढ़ाव देखा। 17 जून को 7% हिस्से की ब्लॉक डील हुई, जिसमें फीला के 7% हिस्सा बेचने की खबर थी। मार्च अंत तक आपको बता दें कि फीला के पास इस कंपनी की 26% हिस्सेदारी थी। ब्लॉक डील के बाद 17 जून को डोम्स इंडस्ट्रीज के शेयर में हमने भारी उतार चढ़ाव देखा और करीब आधा % की मजबूती लेकर यह शेयर 2323 रुपये 90 पैसे के स्तर पर सेटल होता हुआ दिखा। 17 जून की शाम को ब्लॉक डील की डिटेल्स आई। उसके मुताबिक आप देखें तो फीला फैब्रिका इटालियाना ने 7% हिस्सेदारी बेची और 42.5 लाख शेयर 935 करोड़ रुपए की रकम में बेचे गए हैं। 2200 रुपये 33 पैसे का औसत भाव था, जिसके ऊपर ये शेयरों की बिकवाली की गई है और इसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 9,30,000 शेयरों की खरीदारी 205 करोड़ रुपए में की। एक्सिस म्यूचुअल फंड भी खरीदार था, 3.6 लाख शेयर करीब 80 करोड़ रुपए की रकम में खरीदे गए हैं। और अंशुल जैन जी का मानना है कि इस शेयर को जब तक 2440 का लेवल पार ना हो जाए तब तक आप अवॉइड करिए, इससे दूर रहें। 2440 पार हो जाए उसके बाद ही आप इसमें खरीदारी करके चलिए। 18 जून को डोम्स इंडस्ट्रीज के शेयर में करीब आधा % की बढ़त के साथ डे लो के आसपास 2337 रुपये 30 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। डिक्सन टेक के शेयर में अच्छी खरीदारी लौटती हुई नजर आई है। दरअसल वीवो जेवी डील को मंजूरी मिल सकती है, ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई थी और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने बीते शनिवार को ही इस डील को मंजूरी दे दी है। हालांकि सरकार ने इस मंजूरी की अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं की है। अगर ये डील हो जाती है, मंजूरी मिल जाती है, तो जेवी को मंजूरी से ही 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज कंपनी के लिए खुलती हुई नजर आएगी और डील को मंजूरी से करीब 2.25 करोड़ यूनिट से इनका जो मोबाइल वॉल्यूम है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वीवो के उत्पादन का करीब 67% हिस्सा इस जेवी में ट्रांसफर हो सकता है अगर सरकार की ओर से इसको मंजूरी मिल जाती है। तो वीएलएम वाला मानती है कि आप इस शेयर को खरीदिए, इसको होल्ड भी कीजिए। 14,000, 16,000, 18,000 तक भी ये शेयर जा सकता है। 11,700 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। 17 जून को इन न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से जो खबरें आई उसकी वजह से करीब 5% की मजबूती के साथ डे हाई के आसपास 12,833 रुपये पर इस शेयर में हमने कारोबार की समाप्ति बनती हुई देखी। एचडीएफसी बैंक के लिए आरबीआई से एक राहत की खबर आई है। दरअसल आरबीआई ने कैकी मिस्त्री का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अंतरिम पार्ट टाइम चेयरमैन के पद पर उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। 18 सितंबर 2026 तक के लिए यह कार्यकाल बढ़ाया गया है। या तो 18 सितंबर तक या फिर नए पार्ट टाइम चेयरमैन की नियुक्ति जो भी पहले होगी तब तक के लिए जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया गया है। साथ ही खबर यह भी थी कि 5 अगस्त को बैंक की 32वीं एजीएम होगी और 19 जून को यानी कि शुक्रवार को 13 रुपये प्रति शेयर का जो डिविडेंड का एडजस्टमेंट है वो भी इस शेयर में देखने को मिला। यही कारण है कि 19 जून को शेयर में 2.25% के आसपास की गिरावट हमने एक समय बनती हुई देखी और 779 रुपये 80 पैसे के स्तर पर करीब 6 रुपये की गिरावट के साथ ये डिविडेंड एडजस्टेड प्राइस है, करीब 0.25% की गिरावट के साथ ये शेयर बंद होता हुआ नजर आया। इस हफ्ते शुक्रवार को 19 जून को आरआईएल की एजीएम हुई, जिसमें जियो आईपीओ का ऐलान मुकेश अंबानी की ओर से होता हुआ दिखा। जियो प्लेटफॉर्म्स के बोर्ड ने डीआरएसपी को मंजूरी दे दी है, ऐसा मुकेश अंबानी साहब जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने आरआईएल की एजीएम में कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि 19 जून यानी कि आज ही के दिन शुक्रवार को जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ का डीआरएसपी दाखिल हो भी जाएगा। एजीएम खत्म होने के थोड़ी देर बाद ही खबर आ भी गई कि आईपीओ के लिए जो डीआरएसपी है उसको दाखिल कर दिया गया है और उसमें सिर्फ फ्रेश इश्यू होगा, यानी कि कोई भी मौजूदा शेयर होल्डर नहीं बेचेगा। 27 करोड़ नए शेयर बेचे जाएंगे इस आईपीओ के जरिए, जो कि 2.93% इक्विटी के बराबर है। ये जो रकम आएगी इनके पास उसका जो इस्तेमाल है वो आरजेआईएल का कर्ज चुकाने के ऊपर किया जाएगा, यानी कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम का जो कर्ज है उसके ऊपर ये रकम खर्च की जाएगी, जिसमें 27,500 करोड़ रुपये तो डेट पे ऑफ में ही जाएंगे और बाकी रकम का जो इस्तेमाल है वो कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स के लिए किया जाएगा। अब वीएलएम वाला मानती है कि अधिकतम 15% का डाउनसाइड इस शेयर में, यानी कि 1100 तक ये शेयर गिर सकता है। लॉन्ग टर्म के जो टारगेट हैं वो 1500
और 1600 रुपये के हैं। आपको इस शेयर में ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर कोटा के तहत अलॉटमेंट अगर आप चाहते हैं जियो IPO का, उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर होंगे। तो 19 जून को RIL के शेयर में AGM के बाद मुनाफा वसूली हावी होगी, क्योंकि AGM से पहले शेयर में अच्छा खासा रनअप देखने को मिला था। ये शेयर अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 1% की गिरावट, 1.5% के आसपास की गिरावट लेकर 1309 रुपये 50 पैसे के स्तर पर ऑलमोस्ट डे लो के आसपास जाकर सेटल होता हुआ नजर आया। चलिए, ये तो थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा भी, हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, उसका रुख कर लेते हैं। और इस सेगमेंट में जो पहली खबर है वो है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़ी हुई। ओला इलेक्ट्रिक की सेबी के साथ सेटलमेंट की तैयारी है। सेबी के साथ इस कंपनी ने मामला सेटल करने के लिए एक अर्जी दाखिल की है। इस हफ्ते अप्रैल में सेबी ने कंपनी को एक शो कॉज नोटिस जारी किया था। इनकी बिक्री और रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों में अनियमितताओं यानी कि डिस्क्रिपेंसीज पाई गई थी, जिस वजह से नोटिस जारी किया गया था। अगस्त 2024 से मई 2026 के जो खुलासे हैं यानी कि जो डिस्क्लोजर्स दिए हैं कंपनी ने, उसकी जांच से पता चला है कि कुछ गड़बड़ियां हैं। खासतौर पे दिसंबर 2024 की जो बिक्री और रजिस्ट्रेशन के आंकड़े हैं, उसमें इस कंपनी ने काफ़ी तेज उछाल का दावा किया था। ओला इलेक्ट्रिक को आप चाहें तो खरीद सकते हैं, वरुण एन जोशी जी का मानना है। उनका मानना है कि 39 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के आप चाहें तो इसमें फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। 16 जून को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 2.5% की गिरावट रही, लेकिन 4 दिन की गिरावट के बाद शुक्रवार को शेयर में लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और उसका स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन पर 42 रुपये 25 पैसे के दाम पर बंद होता हुआ दिखा। इस हफ्ते सेबी से यानी कि मार्केट रेगुलेटर से प्राइम फोकस के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। सेबी ने कंपनी के खिलाफ चल रही एडजुडिकेशन कार्रवाई को खत्म कर दिया है। झूठे या भ्रामक वित्तीय विवरण पेश करने के आरोप कंपनी के ऊपर साबित नहीं हुए हैं, ऐसा सेबी का ये फैसला निकल के सामने आए। और सेबी के जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर थे, उनका कहना था कि इनके ऊपर जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 का उल्लंघन करने का आरोप लगा था, वो स्थापित नहीं हो पाया। ये भी नहीं साबित हो पाया कि निवेशकों को गुमराह करने के लिए इस कंपनी ने वित्तीय नतीजे जारी किए हैं, यानी कि कोई भी गड़बड़ी साबित नहीं हो पाई है। 11 दिसंबर 2023 को जारी शोकॉज नोटिस से शुरू हुई जो प्रक्रिया थी, उसको पूरी तरह से इस फैसले के बाद समाप्त कर दिया गया है। बड़ी राहत थी कंपनी के लिए और यही कारण है कि 17 जून को प्राइम फोकस के शेयर में 5% का अपर सर्किट लग गया और उसी लेवल पर 245 रुपये 85 पैसे के दाम पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। चलिए, इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हुए अब आपसे अगले शनिवार को मुलाकात होगी फिर से इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय भी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को, सहयोगियों को, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।